नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। चुनाव का माहौल है और अब पार्टियों की लिस्ट रोज डिक्लेयर हो रही है। भाजपा ने कल 99 उम्मीदवार की लिस्ट जाहिर कर दी। वहीं राष्ट्रवादी ने अपने 37 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, ऐसी सूचना आई है। वहीं बच्चू कडू की पार्टी ने भी 8 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जाहिर कर दी और कांग्रेस अभी तक वेटिंग में चल रही है। शायद कल उनकी लिस्ट जारी हो जाए, कुछ 50 लोगों की, पूरे लोगों की अभी नहीं, क्योंकि जहाँ पे डिस्प्यूट है, कई बहुत सारे उम्मीदवार है, वहाँ पे उस जगह पर जरूर अभी पार्टी उसके लिए रुकी रहेगी। और जहाँ पे क्लियर है कि सिंगल सीट है वो डिक्लेयर हो, जैसे अमरावती की यदि स्थिति कांग्रेस की देखे तो यशोमती ताई तिवसा से सीधी सीधी कोई कंपटीशन नहीं है, बबलू देशमुख को कोई कंपटीशन। धामनगांव मतदार जरूर उबाटा के चक्कर में अभी फंसा हुआ है, क्योंकि उबाटा ने धामनगांव की और दरियापुर की 2 सीटें और डिमांड की, वडनेरा तो उनके लिए छोड़ी हुई है। वहीं राष्ट्रवादी के लिए वरुण छोड़ा हुआ है मोर्शी मतदार से। तो अभी भी कौन से मतदार, हालांकि सीटों का बंटवारा हमने बताया कि वो हो गया कि कौन कितने वाली, कहाँ से कौन लड़ेगा, इसके लिए अभी भी कश्मकश चालू है। विदर्भ से अभी भी शिवसेना 12 सीट मांग रही है, जबकि राष्ट्रवादी और कांग्रेस सिर्फ 8 सीट देने को रेडी। तो ये सारे बहुत कश्मकश चल रहे हैं। वहीं यदि अमरावती की बात की जाए, भाजपा ने 2 जगह की सीटें यहाँ पे अमरावती में डिक्लेयर कर दी। एक प्रताप अड़सर जो धामनगांव चांदू रेलवे मतदार संघ से है, वहाँ कोई दावेदारी और डिस्प्यूट नहीं है उनकी क्लियर। लेकिन परतवाड़ा की बात जहाँ आती है, कल जहाँ प्रवीण तायड़े का नाम हुआ, उसके साथ ही पूरे सोशल मीडिया पे चल गया कि ये डमी कैंडिडेट है, डमी कैंडिडेट है, डमी कैंडिडेट किसके लिए। कई दिनों पहले अभी श्याम मानव ने अपने बयान के दौरान कहा था कि बबलू यह भाजपा की सेकंड टीम है। अब उसके लिए कहा जाता है कि डमी कैंडिडेट के रूप में प्रवीण तायड़े को उतारा है, वह ताकि बबलू को फायदा पहुंचा सके। अब इन सारी चीज़ों के बीच में क्या मैं परिमल डिस्कशन करेंगे। यदि आपके पास में भी इसमें की सूचना हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि भाजपा की जो नीति है, क्या अपना उम्मीदवार गिरा के जो उम्मीदवार नहीं लाना है उसको गिराने की कोशिश करें, क्योंकि सीट भी लाना होता है और कई बार कई उम्मीदवार सदन में नहीं चाहिए या उसको हराना बहुत, जैसे पिछले बार लोकसभा में हुआ कि नवनीत राणा चुनकर नहीं आनी चाहिए, इसके लिए सारी रणनीति बनाई गई और कई लोग उसमें शामिल हुए और आखिरी में परिणाम आया कि नवनीत राणा चुनाव हार गए। मेरे साथ में परिमल खाबिया है जो जानकारी देंगे बीजेपी की इस अंदरूनी बात की, क्योंकि भाजपा से बहुत नज़दीक है और जानते हैं कि जो प्रवीण तायड़े को, प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार। प्रवीण तायड़े को जो अभी भाजपा ने सीट दी, अभी 99 सीटों में, जिसमें 13 आमदार पुराने ऐसे जिनकी सीट काट दी गई उनके जगह की, तो भाजपा का अंतर कलह तो पहले से ही था। एक युति के कारण भी लग रहा था कि मात्र 155 सीटों पे, जहां ज़्यादा सीटों का दावा होता था, 155 सीटों पे संतोष करना पड़ा। 133 सीटें सहयोगी दल के लिए छोड़नी पड़ी। तो सहयोगी दल के लिए भी पहले भी यदि शिवसेना से बात की तो मेरे ख्याल से पिछली बार भी भाजपा अभी इससे ज़्यादा सीट नहीं लड़ पाई थी, कम भी थी भाजपा उस समय, मुझे मेरी जो जानकारी 145 सीटें, 145। इस बार पिछली बार से तो युति में इस बार ज़्यादा ही सीटें हासिल की है, जबकि तो पिछली बार 2 पार्टनर थे, दो पार्टनर, इस बार 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर, 2 पार्टनर मिलके भी उन्होंने इतनी सीट नहीं थी जितनी एक को देना था। कहीं तो भाजपा इसमें अपर लेवल पे है। देखिए, हम अगर बात करें भाजपा इसलिए अपर लेवल पे, भाजपा ने अगर हम 2014 की बात करें, जब युति नहीं हुई थी, शिवसेना और बीजेपी की पहली बार युति टूटी थी, दोनों अलग अलग लड़े थे, तो उस समय लगभग 112 या 122 सीटों पे बीजेपी जीती थी। तो उसके बाद जब देखिए 120-22 सीटें अगर जीतते हैं तो क्लेम बनता है और वो फिर वो कम से कम 10-5 इलेक्शन था, और उसके 2019 में उनका प्रदर्शन बेहतर था, 108 सीटें उन्होंने कुछ जीती थी और वो गठबंधन में थे। अगर शायद गठबंधन ना होता तो शायद वो अपने बल पर भी ला सकते थे। उसके बाद जो हुआ वो ये पूरी कहानी है। अगर हम बात करें तो अपर, इसलिए वही कह रहे हैं, अपर इसके लिए भी रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया है, जो छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में चले गया है। पहले शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में था, यानी अखंड शिवसेना, अब परिवार तोड़ दिया तो आधे हो गए वो। हाँ, नहीं, उसके बाद 2014 के बाद से ही वो बड़े भाई की भूमिका में आना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक पार्टी
राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एक राज्य स्तरीय पार्टी है। तो ये शायद बीजेपी को भी मुफीद नहीं था कि आप एक पार्टी के वरद हस्त अंडर के में। नीचे रहे, वो छोटी पार्टी के। तो इसके लिए बीजेपी ने प्रयास किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा उसका वो सब इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। अगर हम बात करें कि अमरावती जिले से 2 सीटें डिक्लेयर जी। की है बीजेपी ने, एक धामनगांव रेलवे से प्रतापराव अड़सड़, वो निवर्तमान वो एग्जिस्टिंग एमएलए हैं वहाँ के, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई ऐसा बहुत उनके खिलाफ और उनके काम तो की जगह की और रस्सा कस्सी चालू शायद मेलघाट में भी सीट एक डाल देवे। हाँ वो हो सकता है। तो दरियापुर तो शिंदेगढ़ को गया हुआ है और तीसरा में एक बीजेपी की ओर सीट आ देखिए सकती क्या है। होता है, गया हुआ है हम कह लें, क्योंकि 5 सीटें जो कल नवान्नू नाम है उसमें 5 सीटें ऐसी थी जो पहले शिवसेना के पास थी, जी। शिवसेना से बीजेपी ने ली। तो दरियापुर हो सकता है दी गई हो, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन अभी कुछ भी कहना ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, हम अब जब तक वो डिक्लेयर नहीं हाँ। जब तक अपना एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं ऐसा मे भी ऐसा होगा हाँ, करके। और वहाँ शायद अड़सुल अपने पूरा दमखम लगा के हाँ। बैठे हुए, उन्हें लड़ने की, उन्हें शायद मुझे लगता है ग्रीन सिग्नल भी मिला हो, क्योंकि जिस जब से काम कर रहा आना जाना चालू है। और आनंदराव अड़सुल को लोकसभा न दे के जब ये सीट बीजेपी के लिए छोड़ी गई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जाएगा, एक वो चीज़ है। दूसरी बात है, अगर बात करें प्रवीण तायडे की, प्रवीण तायडे को बीजेपी का एक वर्ग जो ठाकुर, रसे और तीतरमारी ये सब कह रही कि हाँ, गडरेले, रसे, जिन्होंने भी सुने, अभी तिरमारे, हाल ही लाने, में दबाड़, वासनकर, माथने, काठोड़े ऐसे इन्होंने अभी 7 लोगों ने हाँ, टिकट मांगी नहीं थी। नहीं, इन्होंने भी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे एक डमी उम्मीदवार बताने की कोशिश की है। नहीं, कल से जब सोशल मीडिया पे जो नहीं, इनके सोशल समर्थक मीडिया जो पे है, तो देखिए उस तो समय लोग निकलना, अपने जो यानी विचार करने के बाद देखिए क्या होता है, जब आपके टिकट नहीं मिलती है तो कार्यकर्ता जो नाराज होते जो हैं, जो साथ में कंपटीशन रहते हो। हाँ, और उस समय ये सब चीज़ें निकलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब वो चीज़ दूसरे दिन भी परस्यू और एक पत्रकार वार्ता लेकर उस चीज़ को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं कई चीज़ों के लिए बताता है। एक ही चीज़ हो सकता है कि तायडे एक बेहतर उम्मीदवार ना हो, डमी उम्मीदवार हो, एक उनके जो माना जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस है या जो उनका तकनीक है एक किसी पद के लिए किसी के एक उम्मीदवार चुनने का, वो थोड़ा टफ है। वो ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि आप इसे ले लो और वो ले लो, वो नहीं, उनकी कई कसौटियों पे खड़ा उतरते के बाद ही टिकट जीतना नहीं जीतना लगे, लेकिन उनके टिकट देने की भी एक कसौटी है। तो ये कह लेना कि भाई ये डमी उम्मीदवार है, डमी उम्मीदवार, देखिए इसके पीछे कई थ्योरिया है चल रही है। अब तक पिछली बार देखा जाए तो बंसोड़ को मिली थी माली समाज से। देखिए समाज का एक कास्ट फर्क पड़ रहा है, वो कास्ट फैक्टर है ही, चुनाव में 40-45 हज़ार रुपए, 40-45 हज़ार के वोट है, 64,000 से अधिक वोट है पाटिल समाज के, जो पटेलों के। बबलू देशमुख की जो जैसे समझ में आ रहा है कि शायद उनकी भी टिकट कांग्रेस से कंफर्म है जी। तो मुझे लगता है 3 पटेलों के बीच में अब ये द्वंद्व होगा। एक जो निर्णायक वोट हमेशा अचलपुर पर मुसलमानों का माना जाता था, ऐसा माना जा रहा है कि एआईएमआई भी वहाँ पे अपना एक उम्मीदवार साजिद फुलारी करके कोई है शायद उसके एमआईएम के लिए चल रहा है। अभी मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के पास बच्चू कडो को हराने के लिए, यानी अपने कैंडिडेट को जिताने से ज्यादा बच्चू कडो को हराने के पीछे ज्यादा होंगे। उसके रीजंस भी कई हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो गिराने के लिए किसे, जो नवनीत राणा को गिराने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा बच्चू खुद भी बोलता है। हाँ, तो उनको और नवनीत राणा ने कहा कि बच्चों के कारण में गिरी करके। नहीं, और उससे का क्या है कि देखिए बच्चू कडू बहुत समझदार नेता थे, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत समझदार, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि आप किसी के आवेग में आके जिस तरीके की भाषा संबोधन करते हो, यानी आप चैलेंज कर रहे हो। देखिए एक बहुत बड़ी पार्टी और आप एक निर्दलीय के, आपका अपनी जगह होगा। अब आप 288 में तीसरी आघाड़ी महायुति, तीसरी ये करके आप शुरू किया, आपने आज 8 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित हुए। पर मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की क्या मौजूदा सरकार की एक रणनीति है कि आप बच्चू कडू को एक जगह सेटल दबा दो, यानी आप वहाँ पे ऐसा कि जो इजी विन, बाकी जगह महाराष्ट्र में भी फिर वो कमजोर पड़ जाए, इजी विन न देते हुए, तो वो इजी विन न देने के चक्कर में तायडे को लाने के पीछे अब एक ये थ्योरी आ रही कि ये डमी उम्मीदवार है। पर देखिए अगर डमी उम्मीदवार होता तो, और डमी उम्मीदवार पहले ही आप किसके लिए नहीं, और डमी उम्मीदवार को कैसे घोषित किया जब अभी वो अभी प्रचार में नहीं उतरे, आप किसी को डमी उम्मीदवार करके ये क्या हो जा रहा है। या तो ये जैसे ये कह रहे कि ये सोची समझी साजिश के तहत दिख रहा है, या तो ये ऐसा कह रहे कि भाई ये बच्चू कडू के पे एम्प्लॉय पे है तायडे, पर ये भी हो सकता है जो उनके विरोध में शायद वो बच्चू कडू के पे हो, क्योंकि इतने जल्दी जब
आपने देखा ही नहीं प्रचार में उतरा या नहीं उतरा, और आप एक चीज़ लेके एक आपने मनोगत तैयार कर लिया कि नहीं भाई ये तो डमी उम्मीदवार। डमी उम्मीदवार की परिभाषा क्या होती है कि आपने कहीं और से किया। अब हम ठाकुर की बात करें, गडरेल और शक्ति फाउंडेशन से करते हैं, हिंदुत्व का चेहरा है वो, हिंदुत्व को लेकर उनमें अच्छी खासी है, उनके उनके साथ एक बहुत अच्छा वर्ग है युवाओं का एक है। बाकी अगर रसे एक माई समाज से वो 40 पर देखिए, एक अगर चुनाव जीतना भी माड़ी समाज को तभी प्रमोद कोरडे को इन्होंने महासंघ भी देके कम से कम माड़ी समाज को कुछ एक कहीं ना, मैं वही कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ लोग ये भी बोलेंगे भाई तुमको मंडल भी दे दिया, तुमको आमदार पद भी होना, तो शायद दूसरे लोग भी उनको प्रेफर नहीं करें। हाँ, अब देखिए क्या ये ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शंस में हम ये कह रहे हैं कि अपना उम्मीदवार न जीते, पर कहीं ना कहीं संभावना बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीतने की। उसके पीछे के प्रिंस आड़े के रूप में, हाँ, जहाँ की डमी उम्मीदवार घोषित करे हाँ, सारे ने, उसके रीजंस है। अगर हम 45,000 की वोटिंग है माई समाज की, आप हमने एक महासंघ दिया, एक बीजेपी ने तो वो कहीं ना कहीं असर होगा। हम ये नहीं कह रहे कि 20-25,000, अब वो वोट कितने परसेंट तक क्या होता है, बट अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी मुफीद स्थिति है बीजेपी के लिए अचलपुर, क्योंकि अगर आप अचलपुर में जाएंगे, अचलपुर परतवाड़ा, तो एक एंटी इनकम्बेंसी आप मौजूदा विधायक के लिए देखेंगे 4 बार के एमएलए हैं, काम निसंदेह बहुत अच्छा है, पर एक होता है ना कि एंटी इनकम्बेंसी की कोई, मैंने उनके विरोधाभास रह जाता है, फिर पिछले बार के वही लोकसभा के चैलेंज में कई लोग विरोध में खड़े हो गए। जी वही, और एक रवि राणा भी इधर घोषणा कर रहे हैं कि इसको गिराना है करके। एक थोड़ी छवि बच्चू कडू की एंटी हिंदुत्व की बनी, क्योंकि नवनीत राणा हिंदुत्व का चेहरा लेके चली थी, आपने उनको हराया, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के एक माइंडसेट में भी, तो एक थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इस समय उनकी थोड़ा सा वो डाउनफॉल पे है। अब ये इसको किस तरीके से भुनाया जाता है, लेकिन अगर बीजेपी वाले ही अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ चल रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर ये कहीं ना कहीं इजी विन टू बच्चू कडू भी हो सकता है। और बबलू देखिए क्या होता है ना, आज देखो ना, कल डमी कैंडिडेट जो रहा, कल जैसे उसकी टिकट की घोषणा हुई, उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद दिया रवि राणा को, नवनीत राणा को, कि भाई इनके बोलने का मतलब इनके कारण मुझे टिकट लगी। और नवनीत राणा, रवि राणा जो है वो बच्चों कडू को हराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और लोकसभा के समय भी बात चली थी कि बबलू ये रवि राणा की बी टीम है, अभी भी बात चल रही है बीजेपी की बी टीम है। श्याम मानव ने अपने बयान लेके कहा कि क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी भाजपा के खिलाफ बोलने से मना कर दिया पूरा, तो ये इसलिए भाजपा से संबंधित रहेगा। ये श्याम मानव का स्टेटमेंट है कि वो भाजपा के खिलाफ, लेकिन आप बबलू देशमुख के इंटरव्यूज देख लिया, बबलू देशमुख एक्सेप्ट नहीं करता ना, हाँ नहीं, वो तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं ना। देखिए क्या होता है, जिन्हें जीतना है वो भी पूरा दमखम। मुझे लगता है कि ये बच्चू कडू के राजनीतिक भविष्य के लिए वाला इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से महत्वाकांक्षी हुए, देखिए क्या होता है, पूरे महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षा, महाराष्ट्र के नेता बनने के इसमें पूरे उन्होंने कहा पूरे महाराष्ट्र में सीटें डाल रहे हो। देखिए 2 चीजें हैं, आप महायुति के भी खिलाफ हो, आप महाविकास आघाड़ी के भी खिलाफ हो, तीसरे आगे दोनों खिलाफ तुमको लड़ना ही पड़ेगा। आप मजे की बात है, आपने मलाई दोनों की खाई है। हाँ, आपने एक में मंत्री पद लिया था और एक के वक्त आपने जो अपंगत्व का वो उसके अध्यक्ष आप बने, तो आपने सत्ता का मजा पूरा लिया, उपभोग आपने पूरा किया। और उसके बाद जब आप ये कहते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों को विरोधाभास करते हैं कि आपने जब मंत्री पद लिया राज्य, तब आपको नहीं लगा, जब आप उनको छोड़ के खोखे वाली सरकार की जो बात करें तब आपको नहीं लगा, और अचानक से इलेक्शन और चुनाव के पहले अगर आपको लगता है, तो कहीं ना कहीं जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, या जनता की विवेक बुद्धि अच्छी है कि वो समझती है कि आप अपना भला क्यों देख रहे हो। अगर आपको जनता का, तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ दिया आपने, फिर लिखिए, अगर आपकी छवि ऐसी है कि आप हमेशा संघर्ष करके आए हो, तो फिर आपने संघर्ष की जगह आपने वो राजसी जीवन को क्यों एक्सेप्ट किया। बच्चू कडू की छवि एक संघर्षमय नेता के रूप में, पर आंदोलन संघर्ष करने के, पर आप संघर्ष करते दिखे नहीं। अगर हम 5 साल के पिछले, आप देखिए, जब आप मंत्री पद पे होते तो आप किससे संघर्ष करेंगे। आप मंत्री हो तो आप अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, और जब आप किसी सरकार को समर्थन दे रहे हो, जैसे शिंदे सरकार को उन्होंने समर्थन दिया, तो उसका आपको मंत्रालय आपको अपंग, तो आपने कहा था कि मुझे ये मिल जाए, उसका मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये आपके स्टेटमेंट थे। और अचानक से फिर ऐसा क्या होता है कि आप वो चीज़ छोड़ देते हो, यानी आप वो छोड़ के आप इलेक्शंस पर, तो महत्वाकांक्षा, देखिए महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात नहीं है।
आप जी बिल्कुल हो सकता है बहुत अच्छा इनका तीसरा मोर्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे भी, बट अगर हम इतने नज़दीक इतने इलेक्शन के इतने तीसरे मोर्चे नहीं पे इतने भी जल्दी वाले होता है तो बहुत मुश्किल जाता नहीं, है। तीसरे मोर्चे पे भी जब सीटें पूरी डिक्लेयर करेंगे ये कहाँ कहाँ की डिक्लेयर करते हैं, वो किसको इफेक्ट करती, उसके बाद में भी मालूम पड़ेगा कि बच्चों को बी टीम किसकी है करके। देखिए ना, वही तो मैं कह क्योंकि रहा हूँ अभी कहीं पे भी जैसे आपने कहा है कि सत्ता के साथ में जो उपभोग लिया उन्होंने महायुति के साथ में ही लिया, बराबर। पुराने कांग्रेस के सेना के, हालांकि सेना से चुन गया लेकिन वो मंत्री थे ना। हाँ अगर हम उद्धव सरकार में तो राज्य मंत्री थे, थे। और उसके बाद दोनों हाँ, से मैं उपभोग वही लिया। कह रहा हूँ, उपभोग इन्होंने दोनों से लिया, और आप आज आप दोनों के खिलाफ हो। जनता को आप लुभा सकते हो, उल्लू बना सकते हैं, लेकिन जनता भी इतनी सजग होगी, ये सोशल मीडिया का जमाना है। आपने आज से 10 साल पहले क्या कहा, वो आज भी सोशल मीडिया हाँ, दिखा देता दिखा है। देता आप समझिए सोशल मीडिया पे अब आपको ये हाइड रखना बहुत मुश्किल जाता है। तो राजनेताओं को ये चीज समझने में शायद थोड़ी सी दिक्कत आती है कि उनको ऐसा लगता है कि हमने जो कह दिया हम फाइनल है। जनता समझ जाएगी। मुझे लगता है अब ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता है, है। अब जनता खुद एनालिसिस करती है। हाँ, तो अगर हम ताइडे की पे आकर आते हैं, ताइडे को देखिए दो तरीके से ताइडे को हम आकलन कर सकते हैं। एक ही, जैसे इनका कहना है कि बीटी में वो जाना पहचाना नाम नहीं है, वो नगराध्यक्ष भी रह चुके, सर्कल के सदस्य भी रह नहीं, चुके। मनसे से है ना, और उसके बाद में कैसा है, मनसे से आया हुआ है और मनसे से इंपोर्ट किया हुआ आदमी है, और उसको टिकट दे दिए, और ऑलरेडी जो इतने साल से आज जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, उनका कहना है गोपाल तिरमारे को भी पहले दी थी जी, आपने परफॉर्म, जो अगर आप हारे हो तो जो भी एक बात है, उसका बंसोड़ को दी गई थी। माली समाज पे लगा चुके थे दाव, मुझे ऐसा लगता है। अब उनको ऐसा लगा माली समाज के बदौलत सिर्फ उनके भरोसे जीतना मुश्किल है। देखिए बड़ी पार्टी है, अपना उनका एक अपना थिंक टैंक होता है, वो अपने सोच के हिसाब से चलती है, तो उनको शायद मुझे ऐसा लगता है कि भाई पटेल को आपस में कराया जाए, तो ये जो वोट बैंक अपना है ये तो सुरक्षित है। अगर इसमें सेन लग के जीते, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे, नहीं 5,000 वोट। हाँ, तो ये 5,000, हमें 5,000 वोट को खींचना है, बीजेपी की शायद ये सोच चल रही होगी। तो मुझे लगता है कि अगर पटेल समाज के 15-20 हज़ार वोट ये ले लेते तो मुझे लगता है, और ये जो एज्यूम करके चल रही है, मुझे नहीं पता कि माही समाज कितना साथ है या क्या देगा, लेकिन जो एज्यूम्शन, जो उनके थिंक टैंक बैठे हैं, जो उनको पता है कि कहाँ पे वोट बैंक कैसे कैसे होगा, और अब संघ और विहिप ने भी मोर्चा संभाल लिया है कि ये लोग भी ना, ऑल ओवर महाराष्ट्र की बात करो, कि वो भी अब बीजेपी के लिए सक्रियता से काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा आपको लगता है कि बीजेपी की सीट लखनपुर से आ सकती है, अगर रेस में आ सकती हाँ, है, लेकिन जिस तरीके से अगर ये वहाँ के कार्यकर्ता जो विरोध पदाधिकारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर क्या शायद विरोध दबा दिया जाएगा, ऐसा लगता है पार्टी से? हाँ, किसी प्रकार की कोई नहीं, हो लालच सकता है, के बिल्कुल। संबंध के आगे नगर परिषद है, महानगर पालिका मुझे है, लगता जिला है कि परिषद है। लोगों को सबको अपना अपना भविष्य भी देखना जी, है। जी। आप किसी बड़ी पार्टी से पंगा लेकर, मुझे लगता है कि बहुत सर्वाइवल मुश्किल जाता है। यानी आज का जो विद्रोह है, आगे के ये शम जाएगा, ऐसा आगे लगता है। आगे की किसी प्रॉमिस लेने के लिए शायद ये ये भी हो सकता है, या फिर हमारी अहमियत क्या है, हमें प्रक्षेत्री फोन करे और बोले कि नहीं भाई अब तुम्हें हम आगे देखेंगे, देख लेंगे, तो शायद वो भी चीज हो सकती है। वो संभावना ज्यादा वो ज्यादा लग रही क्या है, क्योंकि क्या होता है, देखिए मजे की बात है, एक साथ 7 लोग कह रहे हैं कि 7 में से किसी को एक दे दीजिए। तो वो तो अगर- ये भी तो 8 में से एक ही था ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर प्रवीण तायडे की जगह रस्सी को मिल जाती तो शायद प्रवीण तायडे इधर होता कि हाँ, भैया हाँ। मैं भाई क्या, हमको ना मिली तो दूसरों को ना मिले, ये वाली जो टेंडेंसी है। और ये देखिए, अगर मजे की बात है, बीजेपी क्यों इतनी आग रही है, अगर आप देखिए इसके पहले बीजेपी ने किसको भी टिकट दी, कभी आवाज नहीं उठी बनने। इस बार वहां पे मुफीद लग रही है, बीजेपी को लग रही है कि पिच सेट है, जी, हमारे लिए बहुत इजी है खेलना, इसलिए शायद उम्मीदवार चाहते हैं कि हम इजी पिच पे खेलें ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें, छक्के चौके मार सकें। नहीं, और तायडे के प्रति राणा का भी बहुत फोर्स था, तो नवनीत राणा का भी वहाँ पे जो अभी लोकसभा में देखा परफॉर्म तो अच्छा रहा, परतवाड़ा में भी शायद वो भी इनके काम में आ सकते। देखिए परतवाड़ा में अच्छी खासी लीड थी, हाँ, अच्छी खासी अगर बीजेपी के हम कैंडिडेट की बात करें तो मुझे लगता है उसका फायदा ही लेना है। और और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट के पीछे, तायडे को दिलाने के पीछे रवि राणा जी। और नवनीत राणा का बहुत बड़ा नहीं, है। वो इसीलिए लग रहा कि ये डमी सीट होगी बच्चू कड़ू को गिराने के लिए, यानी दूसरा पार्ट हो गया कि बच्चू कड़ू को गिराना है और बबलू को लाने के। अब आप जिस ढंग से गणित बता रहे और रवि राणा नवनीत राणा जिम्मेदारी लेते हो, निश्चित रूप से प्रवीण तायडे ये रेस में आने वाला उम्मीदवार है, डमी बिल्कुल, उम्मीदवार मैं वही कह रहा हूँ ना। हालांकि पैसे से मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बाकी देखिए बच्चू भारतीय कड़ू को जनता कहीं पे पुर पार्टी, जाएगा करके। भारतीय जनता पार्टी या कोई बड़ी पार्टी के लिए पैसा उम्मीदवार को उम्मीदवार के लिए बड़ी बात नहीं होती ना, क्योंकि क्या होता है, आपका एक कैडर का बल आपके साथ होता है। पदाधिकारी छोड़ दीजिए, पर जो कैडर होता है ना, एक जो कार्यकर्ता है,
वो जो जो बीएसपी का कार्यकर्ता, आप किसी को खड़ा कर तो बीएसपी का कार्यकर्ता बीएसपी का, बीजेपी काम के, करेगा। तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता वर्ग है। अब बात रही कि बबलू, आप कह रहे कि बबलू देशमुख को इसका फायदा हो सकता है क्या? निसंदेह हो सकता है, कब निसंदेह हो सकता है यदि यदि यहाँ पे कोई एक तीसरा कैंडिडेट विद्रोह, जो आज का विद्रोह यदि कायम रहता हाँ, है तो इसका बबलू पूरा देशमुख- फायदा बबलू देशमुख को मिलेगा, जी, क्योंकि वोट डिवाइडेड हो गए। वोट किसके डिवाइड हो गए ये, क्योंकि देखिए बच्चू कडू पहले डिवाइड तो जो एग्जिस्टिंग रहेगा उसके होंगे। बच्चू कडू सबसे पहले शिवसेना से थे। जी, यहाँ के जितने कार्यकर्ता 90% शिवसैनिक हैं, फिर जो अलग अलग पार्टियों में गए अलग विषय, बट जो जब कोई नहीं मिले तो फिर बच्चू कडू, एक जो होता है ना कि मैंने ये पुराना है इसको तो मुझे लगता है कि इसका फिर अब एक बार बबलू को भी चांस दिया जाए भाई, ये भी जी। एक सोच आ सकती है अगर बबलू उस अंदाज से अपनी, जैसे क्योंकि बबलू देशमुख अगर बहुत सक्रियता से चुनाव लड़ते तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है ये सीट। बच्चों के लिए सबसे बड़ा डाउनफॉल रहेगी ये सीट, मुझे लगता है। यानी ये बोल सकते बच्चों का गेम हो गया करके, कह सकते हैं हम कि ये करके बच्चों का बच्चों चक्रव्यूह में फंस गया पूरा। बिल्कुल उसे फंसाया गया। अब इसमें से चक्रव्यूह से निकलने के क्या उपाय है? इसको क्या करना पड़ेगा? निकलने का एक विद्रोह को कम नहीं होने देना पड़ेगा, एक, और दूसरा उसे ये चीज लोगों को कन्विंस करवानी पड़ेगी कि हाँ भाई प्रवीण तायड़े डमी कैंडिडेट है, मैं ही जीतूंगा, इसलिए मैंने किया। आप मानसिकता से खेलोगे तो आप जीतोगे। यानी ये है कि भाई लोगों को विश्वास दिला देना पड़ेगा। जो सिंह वाले वोट रहते 5%, 10%, जो हवा के रुख के साथ और में वही फर्क है, निर्णायक वोट होते हैं, यदि हाँ वही ना, क्योंकि जीत का फर्क क्योंकि कितना है? 5,000 का अगर जीत का फर्क है, तो 1%, 2% ही फर्क है ना, फर्क बहुत बड़ा नहीं है। यदि वो 5% जो समय पे स्विंग होते कार्यकर्ता जिसको ये पकड़ लेते हैं, और ये हिसाब से देखा जाए तो आज 20 साल से बच्चू कडू वहाँ पे आमदार है। बिल्कुल। निश्चित रूप से पूरे मतदार क्षेत्र में उसके हर जगह कोई ना कोई फॉलोअर्स है। यदि वो फॉलोअर्स यदि समय पे काम कर ले और 5% वोटों का सिंह उसके तरफ बढ़ेगा तो बच्चू कडू शायद मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट में किसी भी प्रकार के बाजी मार जाएंगे। अब इसको है कि बच्चू कडू की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि जो कार्यकर्ता उनको इग्नोर ना करे। हर व्यक्ति, जैसे पिछली बार हुआ कि लोकसभा में लोगों को इग्नोर किया गया, वो इग्नोर ना करे, हर आदमी का पूरी तरह उपयोग ले, पूरे महाराष्ट्र राज्य में न घूमकर खुद के मतदार संघ पे ध्यान देवे। ये अगर आपको जीतना तो आपको महाराष्ट्र छोड़ के आपको आपका मतदार संघ ही संभालना होगा। कुल मिला के प्रवीण तायड़े को देके महाराष्ट्र के बाकी जगह की लीडरशिप से हटाकर बच्चू कडू को अपने मतदार संघ पे केंद्र पे लाने के भाजपा ने मजबूर कर दिया। हारता है तो भाजपा का फायदा, जीतता है तो बाकी जगह से ध्यान हटा के यहाँ पे जीतने के लिए। इसलिए मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर आप देखेंगे, मैं इसलिए कहा कि ये बहुत स्मार्ट मूव है। मैंने स्टार्टिंग क्या कहा, बीजेपी के लिए स्मार्ट मूव है। अगर ये बीजेपी और बच्चू कडू समझ रहा है, ऐसा नहीं कि बच्चों को सब नहीं समझ रहे। जो देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि मैं आधुनिक अभिमन्यु चक्रव्यूह रचूंगा भी मैं, तोड़ूंगा भी मैं। जी, और देखिए ना, अब मुझे बताइए इसके काट क्या है। मैंने जो कहा इसके अलावा पता है काट क्या है। अगर आप अपने मतदार क्षेत्र में नहीं घूमते हो, अगर आप भैया 288 पे लड़ा रहे हो, आप अपनी सीट हार जाओगे तो फिर क्या फायदा होगा? नहीं, अब इन सब चीज़ों में परिमल जो मैं देख रहा हूँ, तो इसमें जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है 20 साल का इसका राज और उसके विरोधी। वो कितने, क्योंकि क्या होता है, अब यदि हम कार्यकर्ता का जाल देखें तो जितने कार्यकर्ता और फॉलोअर बच्चू कडू होंगे शायद नए आदमी के नहीं रह पाएंगे, ना प्रवीण तायड़े के रह पाएंगे, ना बबलू देशमुख के रह पाएंगे। लेकिन बच्चू कडू आज 20 साल से लगातार तो एक जनसंपर्क और फॉलोअर, वो तो अब उसके विरोधी उतने ही होंगे। देखिए, अब देखिए जितने फॉलोअर साथ में उतने विरोधी उसके साथ में। आपने एक बात कही कि 20 साल से, मैंने क्या कहा 15 साल पहले उनकी क्या छवि थी? 15 साल, ये 5 साल पहले मैंने क्या कहा, उनकी छवि थी संघर्ष वाले, देर रफ्ता। और ये 5 साल में कहा ही दिखा, सत्ता के साथ में चले गए, इसलिए मैं वही 5 साल में सत्ता को भोग ले लिया इन्होंने। आप जब आपके तो आंदोलन कम हो जाता है, आपके एक आंदोलनकारी की छवि, और आप 5 साल तक उस चीज से दूर रहे, तो आपका जो कार्यकर्ता जो आपसे आंदोलन के लिए जुड़ा है, आप समझिए, वो दूर जाता है। वो सोचता है कि कुछ बदलाव आ गया, यानी वो सोचता है कि मुझे शायद अब ठीक नहीं है, एक उसका अंतर्मन, तो वो शायद दूसरी तरफ जो हो सकता है कि हो जाए। तो उस छवि में वापस आने का दोनों पार्टी ने उनको बहुत सारा दिया है पूरा, उन दोनों के विरोध में आगे आक्रामक रूप में यदि ये सामने आता है, वापस छवि पेश करता है, तो क्या लोगों में वापस उसके जाएगा? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अब वो करना उनके लिए खतरनाक है, अब उनके लिए वो घातक हो जाएगा, क्योंकि आप 5 साल तक अगर आपने क्योंकि आक्रामक क्या है, इसको सरकार की पोल खोल करनी पड़ेगी जी, और वो कर नहीं सके। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार में थे आप,
सरकार में शामिल थे, मंत्रालय सरकार में तो शामिल है ना किसी भी रूप से। दोनों पिछली सरकार में भी शामिल थे, इस सरकार में भी शामिल है। तो इनके पास में वो तो रास्ते है ही नहीं कि भाई हम सरकार के खिलाफ आक्रामक जा, अब अधिकारी के प्रशासन के खिलाफ आक्रामक जाके आप क्या कर लोगे? नहीं, वो क्या है, वो तो आपके आदेश का पालन करना होगा। देखिए, सरकारी अधिकारी सरकार का काम करेंगे, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप उनके लिए कोई ये चीज़ नहीं होगी ना। अभी सिर्फ आएगा कि ये मुद्दा, क्या बच्चों को इस मुद्दे को हवा देते रहेंगे जो जो अभी विरोध में उठ रहे हैं। अगर विरोध में भी उठ के तो आप तो पता है फायदा तो बबलू को इस विरोध में खड़ा हाँ, लेकिन अगर इसके वो इतना नहीं, आपके तो खड़े रहते तो फिर नहीं, मैंने कहा कि अगर वो ये रुकता है तो तायडे को बहुत फायदा है। ये अगर हो जाता और बीजेपी के कार्यकर्ता, ये जो पदाधिकारी अगर एक निष्ठा से करते तो ये तायडे को फायदा है। लेकिन अगर नहीं होता है तो इसका बहुत, अगर ये कोई खड़ा हो जाता है कैंडिडेट, तो इसका कम से कम 30% फायदा बच्चू कडू को जाएगा, 60% फायदा लेगा बबलू। आएगा बबलू चुन के ना, कह सकते आपके हिसाब से तो अभी ऐसे लग रहा है। हाँ, अभी के हिसाब से अगर नहीं हुआ तो मुश्किल है, इन्हें बच्चों के लिए बहुत मुश्किल सीट हो जाएगी। ये थी हमारी अचलपुर सीट की विश्लेषणात्मक चर्चा, जिसमें बच्चू कडू अभी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। ये निश्चित रूप से अब चक्रव्यूह को किस प्रकार भेदते हैं और सीधी सीधी थाली परोसकर अभी बबलू देशमुख के हाथ में जा रही है। यदि विरोध होता है तो आज जो विरोध हुआ, यदि पार्टी भाजपा उसको दबा देती है या वापस सारे के सारे बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, तो तीनों में इक्वल लड़ाई होगी और 5-7 हजार वोट से कोई भी चुन के आ सकता। बच्चू कडू भी इसमें अपना नंबर लगा सकता, क्योंकि जो अलग अलग वोट के बैंक्स है, क्योंकि वोट बैंक्स और कार्यकर्ता वहाँ पे महत्वपूर्ण है। साथ में पैसा कौन खर्चा करेगा? जिसने 20 साल तक राज किया, निश्चित रूप से उससे पैसे खर्चे की कल्पना नहीं कर सकते। और भाजपा से प्रवीण तायड़े, तो भाजपा भी देश में अभी देश में भी और प्रदेश में भी उसका राज्य, तो शायद अपने उम्मीदवार को पैसा वो भी कम बढ़ने नहीं देगी। बचा बबलू देशमुख। अब बबलू देशमुख को आईटी पूरी थाली परोस के मिलती है तो निश्चित रूप से उसका फायदा, नहीं तो आगे जाके ऐसा लगता कि मुख्य लड़त शायद बच्चू कडू और प्रवीण तायड़े में हो जाए। बिल्कुल हिसाब से होता है, क्योंकि क्या होता है फैक्टर, यदि पार्टी उसके साथ में है और बच्चू को 20 साल का अनुभव, इस मामले में हो सकता तीनों में अटी तटी की आ जाए और आखिर में 5-7 हजार जो प्रस्तापित है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भाग नहीं है। अब देखते कि इस सारे चक्रव्यूह में 3 लोग फंसे हुए, कौन भेदता है और कौन फंसता है, तो वक्त बताएगा। कल फिर एक नए मतदार के संघ के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे। कल बडनेरा और अमरावती के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार यहाँ की स्थिति होंगी। आज बताया कि आज तीनों भले ही डमी कैंडिडेट के लिए और इन्होंने विरोध भी कर दिया होगा, यदि विरोध ये दबा दिया जाता है तो रेस में आने वाला उम्मीदवार डमी उम्मीदवार नहीं कह सकते, हो सकता जिस हिसाब से इन्होंने परिमल ने बताया वो जीत की और भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि भाजपा को अभी अपनी मुंडिया पूरी बढ़ानी है और साथ में जो प्रतिद्वंदी उसको दबाना भी। यहाँ पे भाजपा डबल गेम, बच्चू कडू को हराना भी है, खुद का उम्मीदवार जिताना भी। पहले मुझे लग रहा था कि बच्चू कडू को हराने के लिए उम्मीदवार दिया गया, बबलू की तरफ जाएगा, लेकिन अभी डिस्कशन में निकला कि भाजपा को अपना उम्मीदवार भी दिखाना है और बच्चू कडू को ये भी, बच्चू कडू को पूरे महाराष्ट्र से वहाँ पे केंद्रित करना है, ताकि महाराष्ट्र में जो एक लीडरशिप के ऊंचे ख्वाब लेकर बच्चू कडू दिख रहा है, निश्चित रूप से वह प्रस्तावित नेताओं का असैन्य और उसके खिलाफ पूरा एक व्यू रचना रची गई, चक्रव्यूह रचा गया है, जिसमें अचलपुर मतदार संघ तक बच्चू कडू सीमित होकर रह जाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी और हमारा एनालिसिस रहा। इसी प्रकार की चर्चाएं आपके साथ में हम लोग करते रहेंगे। आपसे भी उम्मीद है कि इस चर्चा में शामिल हो। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप आपके इस पे मोबाइल पे भी आ रहा है और टीवी पे भी आ रहा है। अब हमारा यह चैनल तमाम टीवी प्लेटफॉर्म, जितने भी अमरावती में टीवी घर पे दिखता है आप उस पर देख सकते हैं। यदि नहीं दिखता तो अपने केबल ऑपरेटर से कहिए कि जिसमें सिटी दिखता हो वो चैनल दे। साथ में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक आप फॉलो करें, आपको तुरंत सूचना मिलेगी हमारे हर एपिसोड की। आप जरूर हमारे कार्यक्रम पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।